हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे GSTR 1 की टेबल नंबर 14 एंड 15 के बारे में। बहुत से लोगों में अभी भी इसको लेकर कंफ्यूजन बना है कि टेबल नंबर 14 और 15 में आपको डेटा कैसे फाइल करना है, इसका सही तरीका क्या है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसमें आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। क्या आपने भी सही डेटा को फिल किया है? इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत से लोगों को इस टेबल नंबर 14 एंड 15 में क्या डेटा फिल करना है उसकी नॉलेज ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि टेबल नंबर 14 और 15 के क्या नए प्रोविजंस ऐड हुए हैं या फिर उनमें कैसे और किस तरह के आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। तो उन्होंने अपनी टेबल नंबर 14 और 15 को फाइल ही नहीं किया है। डायरेक्टली उन्होंने अपना GSTR 1 जैसे वो फाइल करते आ रहे थे वैसा ही फाइल कर दिया है। यूट्यूब और गूगल में भी अभी तक कोई ऐसी डिटेल वीडियो नहीं है जिसको देखकर या उसको समझकर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में लाइव सेशन के साथ ये समझेंगे कि यह टेबल तीनों ही प्रकार की सर्विसेज, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज हो या फिर होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। आज हम इस वीडियो में तीनों ही टाइप के प्लेटफॉर्म पे किए गए काम को कैसे कैसे आप टेबल नंबर 14 और 15 में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। और यहाँ हम इस बारे में भी जानेंगे कि अगर आपने जनवरी मंथ के GSTR 1 में गलत डेटा डाल दिया है तो इसका करेक्शन कहाँ और कब कर सकेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और इससे जुड़े कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज इस टाइप के इको मॉडल जिनका GST अंडर सेक्शन 9(5) के अंदर आता है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और इनमें और भी सर्विसेज आती है जैसे कैब सर्विसेज, ओला या उबर, हाउस कीपिंग सर्विसेज, अर्बन कंपनी एटसेट्रा, जिनका बेसिक काम होता है कस्टमर से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को पे कर देना है, जिनमें हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है। जैसे हम बात करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज की, तो इसमें अभी वर्तमान में जोमेटो और स्विगी जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज है, उनका हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनका हम डेटा कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और कौन सी टेबल में उनके डेटा को शो करना है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो GST की वेबसाइट है उसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो लॉगिन आ रहा है वहां पे हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको रिटर्न के टैब पे चले जाना है, जहाँ पे आपको जनवरी मंथ का पीरियड सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको GSTR 1 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप GSTR 1 को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा टेबल नंबर 14 और 15 नई टेबल से जो ऐड हो गई है। हमने इसकी एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। आप इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि टेबल नंबर 14 में कौन-कौन से डेटा को आपको रिकॉर्ड करना है, टेबल नंबर 14 में जो अंडर सेक्शन 52 में जो कवर है और अंडर सेक्शन 95 में जो कवर है, उनको आप कैसे बाइफरकेट कर सकते हो, उनका डेटा आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और टेबल नंबर 15 जो किनको भरनी कंपल्सरी है, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो वीडियो भी प्रेफर कर सकते हैं। बट ये वीडियो में भी हम आपको बेसिक प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाएंगे कि कौन सा डेटा कहाँ से आपको लेना है और उसको किस तरह आपको वेरीफाई करना है कि आप अपना डेटा सही से पुट कर रहे हैं या नहीं, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल नंबर 14 सप्लाईज मेड थ्रू इको। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दो तरह के टैब दिखेंगे, लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 जो TCS के अंडर कवर होता है, और दूसरा लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ अगर आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, उस केस में जोमेटो स्विगी की लाइबिलिटी बनती है कि वो डायरेक्टली कस्टमर से टैक्स अमाउंट कलेक्ट करे और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दे। यहाँ पे ये सेक्शन लाने का मेन रीजन ये हुआ है कि जोमेटो जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको आपको मैच करना है। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि आपने जो डेटा दिया है क्या वही डेटा जोमेटो भी प्रेजेंट कर रहा है या फिर आपके और जोमेटो के डेटा में कुछ डिफरेंस आ रहा है। उसको वर्कआउट करने के लिए यहाँ पे ये नई टेबल ऐड कर दी है जिसमें आपको वो डेटा पुट करना है जो आप जोमेटो से
या स्विगी या ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी है तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि अगर आप जोमेटो स्विगी जो टीसीएस के अंडर कवर नहीं होता है उसकी भी सेल आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू आप दूसरे इको का आप सपोर्ट लेते हो, सपोज आपने इजी डाइनर या टाइम्स इंटरनेट इनकी सर्विसेज लेके आप कस्टमर की बुकिंग लेते हैं। सपोज आपने कोई कस्टमर को टेबल बुक करने के लिए इजी डाइनर को आपने यूज किया या फिर आपने टाइम्स इंटरनेट के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारी टेबल बुकिंग करवाएंगे, तो उनके पीछे भी उनको बेसिकली कमीशन देना होता है। तो यहाँ पे हम यही समझने वाले हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को भी अगर अपनी टेबल नंबर 14 फाइल करनी है तो उनमें कौन सा डेटा कहाँ पे उनको शो करना है। तो इसको आप समझने के लिए हम सबसे पहले जो टीसीएस का रिटर्न है उसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे सर्विसेज, रिटर्न, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड इस टैब को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप 23, 24 और जनवरी मंथ के पीरियड को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे टीडीएस का जो रिटर्न फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जोमेटो ने भी अपनी सेल रिपोर्ट की है, जो दूसरे दो इको मॉडल और है उन्होंने भी अपनी सेल्स रिपोर्ट की है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जोमेटो में जो आप सेल करते हैं वो टैक्स फ्री सेल है, जिसमें डायरेक्टली जोमेटो को पैसा लेके गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो फिर उसने यहाँ पे टीसीएस क्यों डिडक्ट किया है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप जोमेटो में भी सेल करते हैं और स्विगी में भी सेल करते हैं तो वहां पे भी दो तरह के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होते हैं। सपोज आपने जोमेटो में सेल किया है और स्विगी के थ्रू भी आपने सेल किया है, तो यहाँ पे भी दो तरह के ट्रांजेक्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन आता है डिलीवरी, कि अगर आप डिलीवरी सेल जोमेटो के थ्रू करते हैं, और दूसरा आता है डाइन आउट, जिसमें केवल कस्टमर जोमेटो का प्लेटफॉर्म यूज करके होटल में आता है और खुद वहां पे खाना खा के उसका पेमेंट कर देता है। ये सेल जोमेटो डाइन आउट में कवर होगी। तो यहाँ पे बेसिकली सेम स्विगी का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों केस में ये डिफरेंस है कि डिलीवरी जो सेल है उसमें टैक्स डायरेक्टली जोमेटो पे करेगा, और जो डाइन आउट की जो सेल है उसमें टैक्स जो होटल इंडस्ट्रीज का मालिक है उसको पे करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिलीवरी सेल है उसमें आपको डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करना है, उसको आपको एग्जम सेल के अंदर ट्रीट करना है। सेकंड जो डाइन आउट है उस पे आपको डायरेक्टली टैक्स पे कर देना है। तो यहाँ पे सपोज हमने डिलीवरी की जो सेल की है वो 1 लाख की है और जो डाइन आउट की सेल है वो 50,000 किया है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि जो 1 लाख है इस पे मुझे कोई भी तरह की टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है। तो ये सेल वो हो गई है जो जोमेटो ना तो अपने टीसीएस पे रिपोर्ट करेगा और ना ही कहीं और इस चीज की रिपोर्टिंग देगा। तो ये सेल हमको डायरेक्टली जोमेटो में शो करनी है। और ये मेन जो सेक्शन 95 लाने का रीजन यही है कि जो सेल आपने जोमेटो के थ्रू की है वो सपोज जोमेटो ने दिखाया ही नहीं है, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, या फिर कम टैक्स अमाउंट पे की है, तो उसको ही वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल कराई है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो जोमेटो की सेल्स है उनको बाइफरकेट करना है कि उसमें डिलीवरी कितना है और डाइन आउट कितना है। अब यहाँ पे जो डिलीवरी सेल है इस पे आपका टैक्स आएगा 0 रुपए, और जो आपने 50,000 डाइन आउट पे जो सेल की है उसका टैक्स आएगा आपका 5%, सपोज 2,500 रुपीज। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपको जो जोमेटो की सेल जो गवर्नमेंट कह रही है अंडर सेक्शन 95 जिसमें टैक्स डायरेक्टली जोमेटो को ही पे करना है, उन अमाउंट को आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराना होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी टैक्स फ्री सेल है जिसमें टैक्स डायरेक्टली जोमेटो पे करता है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो करना रहेगा। तो उन रिकॉर्ड को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड में आपको क्या करना है कि जोमेटो का जो जीएसटी नंबर है वो वहां पे पुट कर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि नेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज। इसमें क्या होता है कि सपोज आपने जोमेटो में 1.5 लाख का माल बेचा है और उसमें से 25,000 का माल रिटर्न आ गया है, या कोई भी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो गया है, या कुछ भी रीजन से वो ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आपको जो बेसिक नेट वैल्यू है 150 माइनस 25, 1,25,000 ही आपको यहाँ पे नेट वैल्यूज शो करनी रहेगी।
उसके ऊपर आपका जो 2.5% और 2.5% सीजीएसटी, एसजीएसटी वो आपको यहाँ पे शो करना होगा। अब ये हम इसके लिए शो कर रहे हैं कि क्योंकि ज़ोमैटो अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, तो उसको यही शो करना है कि इस रेस्टोरेंट से मैंने इतना डायरेक्टली सेल किया है। अगर समझो वो सेल में कुछ भी कम ज़्यादा करता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट कर सकती है कि आपके हिसाब से इतना डेटा था बट ज़ोमैटो ने इतना डेटा ही शो किया है। तो जहाँ पे भी डिफरेंस होगा वो वहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेल आपने ज़ोमैटो में टैक्स फ्री कंसीडर किया है, उस सेल को आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। जो डाइन आउट पे आपने जो सेल किया है, वो डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया है, तो उसको यहाँ पे कहीं पे भी उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसी सेल यहाँ पे कहीं पे भी ना तो टेबल नंबर 14 के अंडर सेक्शन 52 में आएगी और ना ही अंडर सेक्शन 95 में कवर होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डाइन आउट के थ्रू सेल होती है, वहाँ पे केवल ज़ोमैटो अपना प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके कस्टमर को आपके रेस्टोरेंट में पहुँचाता है और वो डायरेक्टली उसका वॉलेट के थ्रू पेमेंट सेटल कर देता है। तो उस सेल का टैक्स आपने डायरेक्टली जीएसटीआर 1 भरते समय शो कर दिया है, तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा ही कॉन्सेप्ट सेम स्विगी में है, उसको भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन और आपको दिख रहा है कि जहाँ पे वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बेस्पोक वेब प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे 2 इको के और प्लेटफ़ॉर्म है जिनके थ्रू हमने टेबल बुकिंग की है। अब क्या होगा कि आपका रेस्टोरेंट है, आप बहुत जनों से टाई अप रखेंगे कि हमारी टेबल बुक हो, हमारा सेल ग्रो हो, तो आप जो भी इस प्रकार की सर्विसेज देते हैं, आप उनसे जुड़े हुए रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, जितनी आपको पूरे महीने भर में सर्विसेज प्रोवाइड की है, जितनी टेबल्स आपकी बुकिंग करवाई है, तो उनका एक बिल यहाँ पे रेज़ कर देंगे, जिन पे उनको टीसीएस डिडक्ट करना रहेगा। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सपोज़ यहाँ पे ये 2 कंपनीज़ भी हो सकती है, इसके अलावा ईज़ी डाइनर करके भी हो सकता है, टाइम्स इंटरनेट है, वो ये सब सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में टेबल बुकिंग का काम करती है। उसके पीछे वो अपना एक कमीशन ले लेती है, उसको वो यहाँ पे रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म से वेस्टलैंड से और बेस्पोक से हमको 8600 और 5083 का सेल्स हुआ है, जिसको हमको यहाँ पे टेबल नंबर 14 की 1 में लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, क्योंकि इन्होंने हमारा यहाँ पे टीसीएस रिपोर्ट किया है। उन्होंने डायरेक्टली हमारा 1% टीसीएस कट किया है और गवर्नमेंट को शो कर दिया है। तो वो जो सेल्स है उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ पे आपको डायरेक्टली उन इको का जीएसटी नंबर लिखना है, उनकी जो नेट सप्लाईज है जिसमें से रिटर्न आपको लेस कर देना है और इस पे डायरेक्टली आपको 2.5% और 2.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी डायरेक्टली आपको पे कर देना है। आपने यहाँ पे इन इको से जो भी आपको सेल्स हुई है उसका डायरेक्टली आपने टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर दिया है, तो उसकी केवल आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग ही करनी होगी। तो यहाँ पे ये मैं समझूंगा कि आपको बेसिकली कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अगर आप जोमेटो स्विगी के थ्रू आप सेल करते हैं, अगर वो डिलीवरी सेल है जो टैक्स फ्री है, तो उसको आपको यहाँ पे 95 के अंडर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद अगर आपने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आपने सर्विसेज लेके जैसे टेबल बुकिंग और ये सब करवाई है, तो उन सेल्स जिसके ऊपर आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ है उसको आपको यहाँ पे 52 में शो करना होगा, जहाँ पे आपने उन प्लेटफॉर्म से कितनी सेल्स की है उसके ऊपर आपका जो बेसिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में टैक्स है 5%, जिसको आपको डिवाइड कर देना है एसजीएसटी और सीजीएसटी में। तो ये तो था कि बेसिकली जहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको टेबल नंबर 14 को इस तरह आपको फॉर्म करना होगा। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अंडर सेक्शन 52 में आपको कौन से रिकॉर्ड शो करने हैं और यहाँ पे अंडर सेक्शन 95 में आपको कौन से रिकॉर्ड्स शो करने हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 95 में है, अर्बन कंपनीज या फिर जो कैब सर्विसेज है जिनमें डायरेक्टली वो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करके डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से आपको उनकी भी डिटेल्स यहाँ पे शो करनी होगी। ये तो था कि टेबल नंबर 14 में आपने उनको रिकॉर्ड किया, उसका आपका टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये केवल एक बाइफरकेशन है कि जो आपने टोटल सेल्स दिखाई है उसका आपको कैटेगराइज करना है कि यहाँ पे मैंने टेबल नंबर 14 के थ्रू इतनी सेल्स की है। सपोज आपकी ₹100 की सेल हुई है, उसमें से आपने ₹20
टेबल नंबर 14 में रिफ्लेक्ट करवा दी कि ये मेरी स्विगी, ज़ोमैटो की या कैब सर्विसेज़ की या अर्बन कंपनीज़ के थ्रू मेरी सेल हुई है, जिसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। इससे आपकी लायबिलिटी में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम बात आते हैं, आपको बाकी डेटा जैसे आप अभी तक फिल करते आए हैं, वैसा ही फिल करना है। आपको केवल टेबल नंबर 14 में इस तरह से आपको डेटा दिखाना है और जो टेबल नंबर 15 है, जो सप्लाइज़ अंडर सेक्शन 9(5) ये उन लोगों को फाइल करना है जिनके थ्रू हम सर्विसेज ले रहे हैं। सपोज ज़ोमैटो है या स्विगी है या ओला उबर है या अर्बन कंपनीज है, उनको ये यहाँ पे टेबल 15 को फाइल करना होगा। वो अपना डेटा यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट उससे अपने डेटा को वेरीफाई करेगी कि उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की है और आपने क्या रिपोर्टिंग की है। अब इसके बाद अगर आपने टेबल नंबर 14 में डेटा फिल कर दिया है, तो उसको आप यहाँ पे व्यू समरी करके आप देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज है, वो आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है और आपका जो एग्जम्प सेल्स है वो 1,92,000 है, जो आपने स्विगी, ज़ोमैटो में एज ए डिलीवरी सेल किया है, जिस पे टैक्स डायरेक्टली ज़ोमैटो या स्विगी ने ही पे किया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएँगे कि आपकी जो टेबल नंबर 12 आती थी यहाँ पे कि एचएसएन वाइज़ आउटवार्ड सप्लाई कितनी आपकी टोटल सेल्स हुई है, उसमें टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी है। और जो आप टेबल नंबर 14 और 15 आप शो करेंगे वो इसके नीचे शो होगा, जिसका टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने जो टेबल नंबर 9(5) में जो सेल्स यहाँ पे हमने शो की है, वो सेल आपकी यहाँ से एग्जाम सेल से मैच हो जाएगी। अगर आपका इसके अलावा कोई और सेल्स नहीं है, यहाँ पे सेम अमाउंट है, आप देख सकते हैं जो आपने स्विगी, ज़ोमैटो की जो टैक्स फ्री सेल को रिपोर्ट किया, उसी सेल को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे जो अंडर सेक्शन 52 में जो अमाउंट आ रहा है, जिस पे डायरेक्टली आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, उसका केवल आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। इन दोनों ही टेबल का आपका टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जस्ट केवल आपको डेटा बाइफरकेशन के लिए ही बोलता है कि आपने इन सेक्शन के थ्रू कितनी सेल्स की है। तो ये तो था कि हमने उसका 1 में किस तरह से उसका रिपोर्टिंग किया है। अब यहाँ पे आप अगर आपने 1 को एकदम सही तरीके से फाइल किया है, तो आप यहाँ पे जीएसटीआर 3B में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3B के लिए भी जनवरी मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे ही 3B पे टिक करेंगे, तो जैसे ही आप 3B यहाँ पे ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल नंबर 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) इसको आप जैसे ही यहाँ पे आप टिक करेंगे, आपने जो सेल्स सेक्शन 9(5) के अंडर रिपोर्टिंग की है, वो सेल्स आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको अगर ओके लगता है तो आप इसको ओके कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपने जीएसटीआर 1 रॉन्गली फाइल कर दिया है, तो आप यहाँ पे 3B के डेटा में करेक्शन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 3.1.1 और 3.2 केवल टैक्स का बाइफरकेशन है। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये केवल आपका रिपोर्टिंग पर्पज के लिए ही है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के डेटा को आपको कैसे टेबल नंबर 14 और 15 में रिपोर्टिंग करना था, उसको हमने यहाँ पे समझा था। अब हम दूसरे इंडस्ट्रीज जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो सेल करते हैं, अमेजोन, स्विगी, मीशो, मिंत्रा, अगर आप इन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी सेल्स कर रहे हैं, तो उसका डेटा आपको किस तरह से शो करना है। तो उसके लिए हम एक उस जीएसटी को लॉगिन करते हैं जहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल होती है। तो हमने एक जीएसटी को लॉगिन किया है जहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल होती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अंडर सेक्शन 52 में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, उसमें चाहे आप अमेजोन के थ्रू सेल करें, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करें, स्नैपडील, मिंत्रा, मीशो या जियो मार्ट के थ्रू आप सेल करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको वहाँ पे शो करनी होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। यहाँ पे जनवरी मंथ का जीएसटीआर 1 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 14 और 15 यहाँ पे शो हो रही है आपको। आपको यहाँ पे डायरेक्टली टेबल नंबर 14 को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो इको है, अगर आपने उनमें सेल की है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी वो जो आपकी सेल्स के ऊपर 1% टीसीएस डिडक्ट करती है, और दूसरी कैटेगरी अंडर सेक्शन 9(5) में जो कोई भी प्रकार का टीसीएस डिडक्ट नहीं करती है। जो अभी हमने समझा था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज जिनमें आपका टीसीएस डिडक्ट नहीं होता है, उन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने सेल किया तो उसको अंडर सेक्शन 9(5) में शो करना है।
बट अभी हम बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो चाहे मिंत्रा हो, मीशो हो, अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, अगर आप इनके थ्रू कहीं पे भी आप सेल करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। उसमें आपको सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड पे टिक कर देना है। जो भी आपका फ्लिपकार्ट या अमेज़न जिनके थ्रू भी आपने सेल किया, उनका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पुट कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपने 10 स्टेट में सेल किया है, बट आप अपना जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट का है या हरियाणा स्टेट का है, तो उसके रिलेटेड उनका जो जीएसटी नंबर है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हमने यहाँ पे हरियाणा का लॉगिन करके रखा है, तो आपको हरियाणा स्टेट का ही जो फ्लिपकार्ट का जीएसटी नंबर है उसको ही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में ऐड करना है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, आपको वही स्टेट का जीएसटी नंबर यहाँ पे लेना है जिस स्टेट का आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि आपने इन सेल्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। अब इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सर्विसेज, रिटर्न, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको 23-24 में जनवरी मंथ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट का रिटर्न आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। आप जैसे इस डायलॉग पे आप टिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने सेल किया है, उन्होंने आपकी सारी सेल्स को यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जिसमें ग्रॉस सेल कितना था, कस्टमर के थ्रू रिटर्न कितना हुआ है और नेट सेल्स कितनी हुई है, उन तीनों ही डेटा को आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके ऊपर वो आपका स्टेट वाइज 1% टीसीएस डिडक्ट करेगी, चाहे वो आईजीएसटी के थ्रू हो सकता है और सी और एसजीएसटी के थ्रू भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे उसने जो सेल रिपोर्ट की है वो उन्होंने अपने डेटा के हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अब हमें अपनी बुक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे मैच करना है कि हमारी सेल्स भी इतनी ही आ रही है या इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इनकी और हमारी सेल में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो आपका जो एक्चुअल डेटा है उसी डेटा को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे जो सेल्स का फिगर लिखेंगे वो नेट सेल्स का अमाउंट लिखेंगे, जिसमें रिटर्न्स को लेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। अब आप इस डेटा को अमेज़न और फ्लिपकार्ट के डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट में सेल्स रिपोर्ट किया है 1,86,071, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट ने भी सेल रिपोर्ट किया है वो मैच है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कम या ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे एक्चुअल सेल को ही रिपोर्ट करना है। हो सकता है कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, तो वो बाद में अपने डेटा को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको एक्यूरेट डेटा ही वहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि इनके और आपके डेटा में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कहीं अपनी गलती तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आप मैच करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अमेज़न ने यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट किया 4,35,856, तो हमने भी यहाँ पे उतनी ही सेल्स को रिपोर्ट किया है। तो ये आता है कि जो आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा इनके थ्रू अगर आप सेल करते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली 1% टीसीएस डिडक्ट करती है और उसकी रिपोर्टिंग टीडीएस और टीसीएस सेक्शन के अंदर करती है। तो यहाँ पे आपको उनके डेटा के साथ आपके डेटा को मैच करना होता है। अगर जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको आपको टेबल नंबर 14 की 1 में लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 में रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली उसका जीएसटी नंबर लेना है। यहाँ पे आपने जो नेट सेल्स वैल्यू दिखाई है उसका आपको अमाउंट यहाँ पे पुट करना है और आपने कौन-कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने सेल्स किया है। चाहे वो 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, 5% हो सकता है या फिर आपने एग्जम सेल अगर कुछ की है तो वो सेल्स आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो आपको उस रेट के हिसाब से यहाँ पे आपको बाइफरकेशन देना है कि आपने जो सेल्स की है उसमें आईजीएसटी कितना था, सीजीएसटी कितना था और एसजीएसटी का अमाउंट कितना था, उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप सेल करते हैं, चाहे वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील इनके थ्रू आप कोई भी सेल करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपको इस तरह से शो करनी होगी। तो यहाँ पे आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सेल किया है, जो आपका टीसीएस डिडक्ट करती है, तो
तो उस केस में आपको इस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। अब हम इसका इम्पैक्ट 3B में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या 3B में शो होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3B ओपन करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेबल नंबर यहाँ पे 3B में शो हो रही है 3.1.1, जो ये कहती है कि सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). यहाँ पे टेबल नंबर 14 में दो सेक्शन है, अंडर सेक्शन 52 जो टीसीएस डिडक्ट करती है और दूसरी सेक्शन अंडर सेक्शन 9(5) जो टीसीएस डिडक्ट नहीं करती है। तो जो 3B में आपका जो डेटा शो होता है वो केवल अंडर सेक्शन 9(5) में जो आपने रिपोर्टिंग की है वही डेटा आपका यहाँ पे आएगा। आपने जो अंडर सेक्शन 52 के अंडर जो सेल्स का डेटा दिखा है वो आपका यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं होगा। तो ये पॉइंट था कि अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और अपना डेटा आपने 9(5) के अंदर रिपोर्ट किया है तो उस डेटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हैं जो आपका टीसीएस डिडक्ट करती है और जिसका डेटा आपने अंडर सेक्शन 52 में रिपोर्ट किया उस डेटा को आप 3B में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा रिपोर्ट होता है उस पर डायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। केवल यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपने उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जिससे गवर्नमेंट ये कंपैरिजन कर सकती है कि अमेजोन और आपके डेटा में डिफरेंस है या नहीं है। अब हम बैक आते हैं यहाँ पे भी आपको जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनको अपना GST-R1 एज इट इज वैसे ही फाइल करना है जैसे वो पहले फाइल करते थे। केवल यहाँ पे टेबल नंबर 14 में उनको डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना है। इस डेटा को ऐड करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आएगा या कहीं आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी नहीं। तो आपको ये समझ लेना है कि टेबल नंबर 14 में आपने किस तरह से डेटा रिकॉर्ड किया है और उसको आपने टीडीएस की समरी के साथ किस तरह से उसको मैच कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिफरेंस लगता है तो आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी लगता है कि आपने जो वर्किंग की है वो सही है तो आप एक्चुअल जो डेटा है उसी को ही आप यहाँ पे रिपोर्ट करें। उसके बाद यहाँ पे भी टेबल नंबर 15 आती है जो सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) की बात करता है। तो यहाँ पे ये टेबल भी हमें फाइल नहीं करनी है, ये डायरेक्टली उनको फाइल करना है जिनके थ्रू हम सेल कर रहे हैं। तो ये टेबल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको केवल टेबल नंबर 14 में ही डेटा को शो करना है और उसको अपनी टीसीएस की समरी के साथ मैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के डेटा को कैसे रिकॉर्ड करना है और दूसरा हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, मिंत्रा हो, उसमें हमने अगर सेल किया तो उसके डेटा को यहाँ पे कैसे रिपोर्टिंग करनी है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो होटल एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम समझने के लिए अगर आप गूगल पे लिखते हैं बुक ए होटल इन गोवा, आप जैसे ही एंटर देंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैनल्स है जो आपको होटल बुकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे अगोदा हो गया, booking.com हो गया, उसके बाद आ गया मेक माई ट्रिप्स, गो आईबीबो, त्रिवागो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप्स। ये यहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप अपनी सेल्स कर सकते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपने जोमेटो, स्विगी से टाइप करके अपनी सेल को बूस्ट किया है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे माल बेचते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जियो मार्ट, उन प्लेटफॉर्म को यूज करके आपने सेल को इंक्रीज किया है। उसी तरह आप इन प्लेटफॉर्म को यूज करके होटल इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस इंक्रीज करती है। तो इन प्लेटफॉर्म पे जो आपने सेल की है वो कैसे अपना रिटर्न फाइल करती है और उनके बेस में हमको हमारी जो GST-R1 में टेबल नंबर 14 है उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जीएसटी में एक जो होटल एकोमोडेशन चलाते हैं उनका मैं लॉगिन करके आपको शो कर देता हूँ। हमने यहाँ पे होटल एकोमोडेशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनका पोर्टल हमने लॉगिन किया है। यहाँ पे आपको जनवरी मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको डायरेक्टली GST-R1 को ओपन कर देना है। जैसे ही आप GST-R1 ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 आपको शो होगी। इसमें आपको टेबल नंबर 14 के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप टेबल नंबर 14 को ओपन करते हैं यहाँ पे वापस से वही दो कंटेंट आपके सामने आते हैं। पहला तो टैक्स अंडर सेक्शन 52 जो टीसीएस के अंडर कवर होता है और सेकंड लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 जो टीसीएस में कवर नहीं होता है। तो हम इसके लिए एक टीसीएस का रिटर्न भी ओपन कर लेते हैं, सर्विसेज रिटर्न।
टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। यहाँ पे भी आपको जनवरी मंथ को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इसमें आप देखेंगे कि आपने अभी गूगल पे सर्च किया था कि आपको एक होटल बुक करना है, तो वहाँ पे बहुत सारे पैनल्स आपके सामने अवेलेबल थे। मेक माई ट्रिप्स, अगोदा, गो आईबीबो, त्रिबागो, क्लियर ट्रिप, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। अगर कोई होटल इंडस्ट्रीज का मालिक है, वो इनसे टाइप करेगा और अपनी सेल को इंक्रीज करने के बारे में सोचेगा। तो ये क्या करेंगे कि आपने अगर जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म पे आपने सेल किया है, तो वो डायरेक्टली आपका 1% टीसीएस डिडक्ट करेगी। सपोज़ यहाँ पे मेक माई ट्रिप के थ्रू आपने सेल किया है या फिर आपने अगोदा के थ्रू आपने सेल किया है, तो यहाँ पे आपने जिनके थ्रू भी सेल किया है, तो वो कंपनी आपका 1% टीसीएस डिडक्ट करेगी और यहाँ पे उसको रिपोर्टिंग करेगी। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जिन प्लेटफ़ॉर्म ने आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने आपका टीसीएस कट किया है, उसको आपको यहाँ पे टेबल नंबर 14 में लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, तो यहाँ पे आपको वैसे ही रिपोर्टिंग करनी है जैसे आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील उनके थ्रू आपने ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड किए, वैसे ही सेम आपको मेक माई ट्रिप, अगोदा, क्लियर ट्रिप, गो आईबिबो जो आपका टीसीएस कट करती है, उनके थ्रू आपको यहाँ पे सेल्स को रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ आपने यूज़ करनी है। सपोज़ आप वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको यहाँ पे उन्हीं का ही जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। हो सकता है कि मेक माई ट्रिप हो, उनके 10 स्टेट के अंदर जीएसटी नंबर हो, बट हमको वही जीएसटी नंबर लेना है जिस स्टेट से हम बिलॉन्ग करते हैं। सपोज़ हम वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। सेम आपको यहाँ पे नेट वैल्यूज ऑफ सप्लाईज लेनी है, जिसमें आपका जो रिटर्न या बुकिंग जो कैंसिल हो गई है, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। जो नेट ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपने उनसे 12% चार्ज किया है, तो उस 12% को आपको यहाँ पे बाइफरकेशन दे देना है कि जिसमें आईजीएसटी कितना हो सकता है, सीजीएसटी कितना हो सकता है और एसजीएसटी कितना हो सकता है। यहाँ पे भी आपको सेम वही ध्यान रखना है कि अगर इन्होंने टीसीएस में जो रिपोर्टिंग की है, अगर डेटा आपका मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका डेटा कोई भी रीजन से मैच नहीं होता है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि डेटा में मिसमैच आ रहा है, तो आपको वहां पे वही डेटा रिपोर्ट करना है जो आपका एक्चुअल हो, जिस पे आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे किया है, वही डेटा आपको यहाँ पे शो करना है। उसी प्रकार आपको दूसरी कंपनी का भी ले लेना है, उसका सेम जीएसटी नंबर, नेट ट्रांजैक्शंस ऑफ वैल्यूज, उसके बाद उसमें कितना आईजीएसटी था, कितना सीजीएसटी था और कितना एसजीएसटी का कंपोनेंट था। जैसे ही आप टेबल नंबर 14 में रिकॉर्ड्स को ऐड कर देंगे, आप उसको सेव करके बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको टेबल नंबर 15 शो होगी, जो आपको यहाँ पे भी फाइल नहीं करना है। ये केवल और केवल उनको फाइल करना है जिनके प्लेटफॉर्म को आप यूज करके सेल कर रहे हैं। तो ये टेबल आपके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको केवल टेबल नंबर 14 में ही डेटा दिखाना है। अब इस इंडस्ट्रीज में भी आपको जीएसटी R1 एज इट इज वैसा ही फाइल करना था जैसे आपने अभी तक करते आए हैं। केवल टेबल नंबर 14 में आपको किस तरह रिपोर्टिंग करनी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि सेम इसी इंडस्ट्रीज का अगर हम 3B देखेंगे, तो वहां पे भी वही कंडीशन आएगी। वहां पे भी आपको जो अंडर सेक्शन 52 का डेटा है, वो वहां पे शो नहीं होगा। उसके लिए आप 3B को ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जनवरी मंथ का भी रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे भी केवल वही एक कॉलम आया है जो सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 के अंडर कवर है। तो यहाँ पे आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपने टेबल नंबर 14 के 2 नंबर कॉलम में जो लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 के अंडर आपने जो रिपोर्टिंग की है, वही केवल आपकी अभी 3B में शो होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको तीनों ही इंडस्ट्रीज से जो मेजर आपकी क्वेरी थी, जो सॉल्व हो गई होगी। चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सेल करते हैं उनसे बिलोंग करती हो, या फिर आप होटल एकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू अगर आप सेल करते हैं, तो उनमें से आप कोई भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपने इन तीनों ही इंडस्ट्रीज के डेटा को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हमने इसको डेटा वेरीफाई कहाँ से किया है, इसको हमने कैसे फिल किया है और कहाँ पे इसको शो करना है, वो चीज हमने एकदम लाइव समझा है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने जनवरी मंथ के जीएसटीआर 1 में कोई गलत डेटा पुट कर दिया है,
जो आपको पता नहीं था कि यहाँ पे अंडर सेक्शन 52 में किसको रिपोर्ट करना है, अंडर सेक्शन 95 में क्या रिपोर्ट करना है। अगर आपसे कोई भी गलती हो गई हो और अगर आपको ये वीडियो देख के अगर समझ आया हो कुछ, अगर आप उसको इसी महीने में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप अपने 3B के रिटर्न में भी उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने 95 के सेक्शन में कुछ मिस्टेक की है, तो उसको आप 3B के टेबल नंबर 3.1.1 में उसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई करके सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आपसे कोई सेक्शन 52 की मिस्टेक हुई है, तो उसको आप अभी फिलहाल रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब बहुत से जन ऐसे भी हैं जो 1 से ही अपना 3B फाइल करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी तरह का मिसमैच नहीं चाहिए होता है। तो उस केस में क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट ने पहला मंथ हमको दिया है, जनवरी मंथ, जिसमें हमने अपने डेटा को स्टडी किया है और डेटा को यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अब इसका करेक्शन आपको नेक्स्ट मंथ की विंडो में ओपन हो सकता है। अभी गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है। मे बी आप अगर नेक्स्ट मंथ का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, उस समय तक ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई है, अगर आपने कुछ डेटा को गलत हेड में पुट कर दिया है, तो उसको आप रेक्टिफाई या करेक्शन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रिटर्न पे टिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने फरवरी मंथ को सेलेक्ट किया है, जीएसटीआर 1 पे मैंने टिक किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल नंबर 14 में तो अभी तक अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आप बाहर आके जो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल है, उस पे भी आप टिक करके देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी अमेंडमेंट का टेबल नहीं दिया है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई सेक्शन वहां पे इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका अमेंडमेंट भी जरूर आपके सामने लाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, आपसे गलती होना स्वाभाविक है। बट वो गलती को करेक्ट कर लेना है, उसके लिए वो विंडो यहाँ पे जल्द ही ओपन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख के, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो होटल एकोमोडेशन इंडस्ट्रीज हो, किसी भी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हो, तो आपको टेबल नंबर 14 और 15 में डेटा फिल करने में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो आपको कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट लगे, समझने में प्रॉब्लम हुई हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी इसके रिलेटेड प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने पूरा ब्रीफ जो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के बारे में बताया, उसके बारे में भी हमने समझाया है। जिन्होंने भी इन टेबल्स में डेटा फिल करने में मिस्टेक की है, तो वो इस वीडियो को देख के अपने डेटा को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसको 3B के रिटर्न्स में भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।